तो आज हम साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो 10th क्लास के लिए गेस किया हुआ क्वेश्चन है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को ज़रूर देखें। टोटल 80 क्वेश्चन का सेट है ये, देख सकते हैं। 1 से 80 तक क्वेश्चन रहता है, जिसमें से हमें 40 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है और ये 40 नंबर का होता है, बाकी 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला जो प्रश्न है मेरा वो कौन सा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये किस पर काम करते हैं। सूर्य के बारे में हमसे पूछा गया है, तो ध्यान रखें सभी कोई, जो सूर्य होता है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, यानी कि 1 नंबर नाभिकीय संलयन। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख सकते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन में से एक तो जरूर पूछता है, पहला दर्पण सूत्र और दूसरा पूछता है लेंस फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र हमेशा प्लस में होता है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कि फर्स्ट इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता है लेंस फॉर्मूला तो याद रखिएगा 1/v - 1/u 1/v - 1/u बराबर होता है 1/f। तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो है टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में, बाजार में, खेतों में, या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा ये जंगल में देखा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा 3 का ए। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं हम लोग 4 में क्या है। 4 में है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अपवर्तन का सिद्धांत, प्रकीर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किस पे ये कार्य करता है? तो ये जो है प्रकाश तारे का टिमटिमाना जो है ये अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में क्या है मेरा? 5 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होता है। तो हमारे आँख पे, तो आँख पे बनने हुए प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? आभासी सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी और उल्टा होता है। सभी कोई बताएं क्या होगा इसमें? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वास्तविक और उल्टा, यानी कि ये हमारे जैसा ही बनता है, लेकिन जो हमारा दायां आँख है वो बायां में दिखाई देता है और जो बायां भाग होता है वो दायां में दिखाई देता है। इसलिए फिगर तो मेरा ही होता है वास्तविक, लेकिन ये होता कैसा है? उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो है मेरा वो है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। तो अब एम्पियर है तो हमें 1 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना कूलम ये कर सकता है? तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड और 60 से डिवाइड करेंगे 120 में, तो 60 दूनी 120, यानी कि कितना एम्पियर हो जाएगा? 2 एम्पियर होगा। तो हम लोग को याद रखना है 2 एम्पियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण प्लस का चिन्ह नहीं होता है? आमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, या विद्युत सेल में? तो यहाँ पे 7 नंबर का जो आंसर होगा वो कुंडली होगा, क्योंकि कुंडली में ये चिन्हित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? जब लघु पतन की स्थिति होगी तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा, 3 एम्पियर होगा, या 4 एम्पियर होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखें यहाँ एम्पियर की बात तो किया गया नहीं, तो 3 डी और सी डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और जब सी डी ऑप्शन नहीं होगा तो हमारा ए या क्या होगा? बी। तो याद रखिएगा सबसे अधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये याद भी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर या फ्लेमिंग? तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय खोज जो है वो फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं हम लोग। 10 में क्या है? 10 में क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को अपना टाइप करिए ABCD जो आपको लगता है बताएं। और अब हम बताते हैं इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और ये बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा कहेगा तो वो अवतल लेंस में जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक फार्मूला भी है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, तो m बराबर फार्मूला क्या होता है? तो जो m बराबर फार्मूला होता है वो v/u होता है, ये ध्यान रखना है।
एम इक्वल टू होता है भी बटा यू। जैसे हम लोग को एक और फॉर्मूला याद रखना है, ए बराबर होता है आर बटा टू, ये भी ध्यान रखना है। या कभी कभी आर बराबर 2f भी दिया रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना है हम लोग को, दोनों होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी जो भी ऊपर अभी सूत्र हम बताए ही थे, आर बराबर 2f भी लिख के यहाँ बताए थे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कि आर बराबर 2f। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 13 है। इसमें थोड़ा PDF में उल्टा हो चुका है, इसलिए थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखना है कि मानव नेत्र में डैश होते हैं, किस प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो जो हमारा आँख है वो किस लेंस के आधार पर काम करता है, तो वो उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग कार्य करता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है, कार्निया पे, आइरिस पे, रेटिना पे या पुतली पे। तो जो हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, यानी कि 14 के सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबक तत्व पर। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। जो मेरा विद्युत जनित्र का सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला या नाभिकीय ऊर्जा। तो आप लोग सभी को पढ़ चुके हैं कि ये सभी जो है लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये ईंधन का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है हमारा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। जीवाश्म ईंधन में हम लोग को देखना है कि कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है, ये सभी है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, यानी कि 17 के ए आंसर हो जाएगा। आते हैं 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो सबको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्रकाश निकलता है उसको हम लोग दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जो कि प्रकाश स्रोत निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो दिखता है उसको दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। बाकी किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, इसको जरूर बताएं कमेंट में। लाल को किसको बताया जाता है, लाल को कहा जाता है खतरे का संकेत। आते हैं 20 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर हम कहें तो जूल प्रति सेकेंड कहिए या जूल बाई सेकेंड बराबर क्या होता है, तो ये मात्रक भी होता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 1 वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 वाट 1W आंसर हो जाएगा 20 का डी। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है मेरा, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसमें से बता सकते हैं कौन होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब सजातीय ध्रुव होगा मतलब एक जैसे ध्रुव होंगे तो वो प्रतिकर्षण करेगा। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी। आते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, हमें ये बताना है। तो विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में प्रयोग करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो ये ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है, तो इसको ध्यानपूर्वक हमें याद रखना है। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो परिवर्तित करता है। अगला सवाल 23 नंबर है, लेंस की क्षमता कैसी मात्रक क्या होता है। एकदम इसको ध्यान रखना है। तो ऐसे तो हम लोग हिंदी में उसको डायोप्टर लिखते हैं, और डायोप्टर का जो सूत्र होता है 1/f होता है। और हमको 23 नंबर प्रश्न का जो आंसर इसका बताना है वो हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी कि 1/मीटर इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 24 का आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर तो पता ही होगा, फैराडे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो 26 नंबर प्रश्न है इसमें है,
प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कहाँ कौन सा होगा? किस दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है? तो जो 26 नंबर प्रश्न है उसका आंसर होगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण में जो होते हैं प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। 27 नंबर प्रश्न है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.0 इंटू 10⁻5 जूल, 3.6 जूल और 3.0 जूल। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो 27 का आंसर होगा ए, यानी कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। एथेनोइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो जो एथेनोइक अम्ल है यानी कि 28 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न जो है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो सबको पता है, बहुत सारे आपने गानों में भी सुना होगा, सातों सुर, यानी कि इसमें सुरों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर पर जो प्रश्न है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखने के लिए उपचयन की गति हो जाती है कैसा? धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र होता है? तो 30 नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि वो क्या हो जाता है? धीमी हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu + O2 यानी कि 2Cu। तो इसमें हमें ये बताया गया कि ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, माने दो अलग अलग जो थे कारक इसमें एक बन गए। तो कॉपर ऑक्सीकारक हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है कि ए और बी और दोनों हो रहा है? तो 31 का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 क्या कह रहा है। 32 में कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, आयोडाइड नहीं, क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है समीकरण CaCO3 को ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण बनाता है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन? तो जो 33 का आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि एक CaCO3 जो है टूटकर दो जो है कारक पर बने, तो इस कारण से हमारा वियोजन अभिक्रिया होगा। प्रश्न नंबर हम लोग 34 देखेंगे। 34 में कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जो 34 का आंसर होगा वो सी हो गया, यानी कि Fe3O4। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारे शरीर के pH मान कितने परास के बीच कार्य करता है? तो जो 35 का आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। 36 नंबर प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? Na2CO3 या CaCO3 या NaCO3 या NaNO3? तो बेकिंग जो पाउडर होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न देखते हैं 37 निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? तो जो आयनिक यौगिक है वो है मेरा CaCl2, यानी कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं CaCl2 हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम? तो जो 38 का आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि सोना जो होता है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है और वह शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट? तो जो मेरा शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और अगला प्रश्न है वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी, यानी कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है वायुमंडल, सॉरी ऑक्सीजन करें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03%, 40 के सी। अब ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन जो है मेरा वो 21% है और जो नाइट्रोजन है वो 78% है। इसको ध्यान में रखना है।